बेसिक्स क्या है। ठीक है, नेटवर्क बेसिक्स के लिए देखो, सबसे पहले अगर अपन शुरू से शुरू करें तो सबसे पहले अपन को नेटवर्क के बारे में समझना है कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क का मतलब अपन समझ सकते हैं कि जब भी दो डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं और इस योग्य रहते हैं, इतने एबल रहते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के डेटा को, एक दूसरे के रिसोर्सेज को, एक दूसरे के इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, वो चीज़ कहलाता है अपना नेटवर्क। जब भी दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट रहते हैं इस तरह से कि वो एक दूसरे के डेटा को, इंफॉर्मेशन को और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, वो नेटवर्क कहलाता है। अब यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन है अपना कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज का अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मेरे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर कनेक्टेड है और आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रिंटर अटैच नहीं है, लेकिन अपन दोनों के कंप्यूटर जो हैं वो लैन केबल से या वायरलेसली एक दूसरे के थ्रू कनेक्टेड है, तो अगर आप मेरे कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं मेरे प्रिंटर के थ्रू, तो उसको बोलते हैं अपन रिसोर्सेस की शेयरिंग। ठीक है, वो चीज़ क्या होती है, रिसोर्सेस। यानी कि किसी डिवाइस के साथ किसी एप्लीकेशन को भी अपन यूज में ले पा रहे हैं। नेटवर्किंग का फायदा भी इसी तरीके से है कि मेरे को 25 कंप्यूटर के लिए 25 के 25 प्रिंटर लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक भी प्रिंटर ले आता हूँ और उसको नेटवर्क के अंदर शेयर कर देता हूँ, तो वो एक प्रिंटर ही 25 कंप्यूटर के लिए सफिशिएंट रहेगा। इसे बोलते हैं अपन रिसोर्स शेयरिंग। अब इसके लिए अपन को कुछ और चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी, जैसे कि नेटवर्क बनता कैसे है। तो नेटवर्क दो तरीके से बनता है, लैन और वैन। किसी भी तरीके से आप सोचोगे, आपको बताया होगा बिल्कुल कि लैन, वैन, मैन, पैन, कैन, यानी 5 टाइप के नेटवर्क होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये सारी चीज़ें बताई होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें किताबी हैं। अगर अपन फिजिकली देखें तो कैसे हो रहा है वो, या तो अपन केबल्स के माध्यम से उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं दो कंप्यूटर को, या फिर वायरलेसली कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, इसमें अपन को सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहेगी, अगर अपन को दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि अपने कंप्यूटर के अंदर ओएस का होना। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ अपने लिए इम्पोर्टेंट है। इफ वी want to communicate two or more PCs with one another, तो क्या क्या चीज़ें अपने लिए अपन को चाहिए होंगी, वो अपन को समझना है। तो इसमें अपना जो कंप्यूटर है वो एक ही कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क में तीन तरीके के रोल रहते हैं उसके पास। या तो वो सर्वर हो सकता है, क्या हो सकता है वो, सर्वर, या फिर वो वर्क स्टेशन हो सकता है, या फिर वो क्लाइंट हो सकता है। अगर अपना कंप्यूटर किसी नेटवर्क के अंदर है तो उसके 3 रोल हो सकते हैं। वो क्या हो सकता है कि या तो वो सर्वर हो सकता है, या फिर वो वर्क स्टेशन हो सकता है, या फिर वो क्लाइंट हो सकता है। ये जलालुद्दीन नज़ारी, देयर आर लॉट्स ऑफ नॉइजेस। अब आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, मैसेज कर देना। तो ये जो 3 चीज़ें हैं कि अपना कंप्यूटर या तो सर्वर या वर्क स्टेशन या क्लाइंट हो सकता है, इनको समझना है सबसे पहले अपन को। तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले वर्क स्टेशन से। किससे शुरू करेंगे अपन, वर्क स्टेशन से। वर्क स्टेशन, सभी ने वर्क स्टेशन पे काम कर रखा है। अगर आपने लैब के अंदर पढ़ाई कर रखी है, आईएनटी लैब के अंदर अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, वहाँ पे 5, 6, 7, 10 जितने भी कंप्यूटर हैं, अगर वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में कम्युनिकेटेड हैं और वो एक दूसरे का डेटा शेयर कर सकते हैं, तो वो सारे कंप्यूटर उस वक्त पे वर्क स्टेशन है। जब किसी नेटवर्क के अंदर ना तो कोई सर्वर होता है ना कोई क्लाइंट होता है, हर एक पीसी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है। वो पीसी उस वक्त पे वर्क स्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है वो, वर्क स्टेशन कहलाता है।
समझ गए। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अपन फाइल फोल्डर शेयर करते थे पहले, तो फाइल फोल्डर शेयर करने के लिए अपन ने क्या किया, किसी भी फोल्डर पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, शेयरिंग पे गए, उस फोल्डर को अपन ने सब जगह शेयर कर दिया। फिर अपने पास वाला फ्रेंड क्या करता था, वो विंडो प्लस आर करता था, डबल स्लैश के साथ अपने कंप्यूटर का आईपी डालता था। फिर जो अब मेरा कंप्यूटर है जिसने शेयर किया है डेटा, वो उस कंप्यूटर से मेरे फ्रेंड से क्या पूछता था, मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड पूछता था, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है। फिर मेरा फ्रेंड मेरे कंप्यूटर का यूजर नेम और पासवर्ड डालता था और उसको मेरे थ्रू जो भी डेटा शेयर है वो सारा उसको दिख जाता था। इस चीज को क्या बोल सकते हैं अपन, वर्क स्टेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंप्यूटर डेटा शेयर कर रहा है उसने उस डेटा के शेयर होने की जितनी भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो भी क्या ले रखी है, खुद ले रखी है उसने। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपन को किसी और से ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा उसको। ठीक, उसने क्या ले रखी है, उसने खुद ले रखी है। तो जब भी वर्क स्टेशन नेटवर्क होता है, जब भी वर्क स्टेशन नेटवर्क होगा, वर्क स्टेशन नेटवर्क होगा, वो इंडिपेंडेंट रहता है। इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि स्वतंत्र रहता है। सारी की सारी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी रहती है, जो भी सिक्योरिटी लेनी है उनको, वो सारी उसकी खुद की रहती है। ठीक है। अगर 8 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो वो आठों के आठों आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जब भी डेटा शेयर करते हैं तो पासवर्ड पूछते हैं। ठीक है। वो कौन सा नेटवर्क होता है, वर्क स्टेशन होता है। तो सर्वर क्या होता है, सर्वर का सीधा सा फॉर्मूला है, सर्वर के नाम में ही ये सारी चीज लिखी है, सर्व करना। सर्वर का मतलब क्या होता है, सर्व करना। सर्व करना मतलब कि अपन जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो अपन किससे मांगेंगे, सर्वर से मांगेंगे। इसका सिंपल से एग्जांपल है, अगर मैंने 10th बोर्ड का एग्जाम दिया है तो 10th बोर्ड में जब मेरा रिजल्ट आया है तो मैं राजस्थान बोर्ड के सर्वर से अपना रिजल्ट मांगता हूँ, राजस्थान बोर्ड से नहीं मांगता। राजस्थान बोर्ड ने अपना जो मेरा जो रिजल्ट है वो सर्वर पर अपलोड कर रखा है। इसका मतलब ये है कि सर्वर मुझे मेरा रिजल्ट सर्व करेगा जब मैं उसे क्या दूंगा, मेरी इंफॉर्मेशंस दूंगा। जब मैं उससे क्या दूंगा, मेरी इंफॉर्मेशंस दूंगा। ठीक है। तो कभी भी सिर्फ एक नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ सर्वर का नहीं रह सकता, ना कोई नेटवर्क सिर्फ क्लाइंट का रह सकता है। सिर्फ वर्क स्टेशन ही एक ऐसा नेटवर्क है जो वर्क स्टेशन नेटवर्क रह सकता है। यानी कि अगर 8 कंप्यूटर कनेक्टेड है, इंडिविजुअल है, वहाँ पे कोई सर्वर नहीं है, तो वो वर्क स्टेशन नेटवर्क है। लेकिन कभी भी अपन ये नहीं बोल सकते कि 8 के 8 कंप्यूटर सर्वर है, ऐसा अपन नहीं बोल सकते। कभी भी अपन ये नहीं बोल सकते कि 8 के 8 क्लाइंट है, ये भी नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि जहाँ पे सर्वर है वहाँ पे क्लाइंट भी होगा और जहाँ पे क्लाइंट होगा उनका कोई ना कोई सर्वर भी होगा। ठीक है। तो सर्वर हमेशा क्या करता है, किसी भी डेटा को सर्व करने का काम जो करता है वो हमेशा कौन करता है, सर्वर करता है। हमेशा यूजर किससे परमिशन मांगता है, सर्वर से परमिशन मांगता है। अब वही एग्जांपल अपन वापस लेते हैं कि 25 कंप्यूटर हैं, 25 कंप्यूटर में किसी एक कंप्यूटर के पास भी अपन ने क्या लगा दिया है, प्रिंटर लगा दिया है। तो वो 25 के 25 कंप्यूटर उस एक प्रिंटर से अपना काम निकलवा सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में जिस कंप्यूटर के पास प्रिंटर लगा है वो उस टाइम पे प्रिंट सर्वर का काम कर रहा है, उसे अपन प्रिंट सर्वर बोलेंगे। और बाकी जो 24 कंप्यूटर हैं वो उस सर्वर के लिए क्या हो जाएंगे, क्लाइंट हो जाएंगे। उस सर्वर के लिए वो क्या हो जाएंगे, क्लाइंट हो जाएंगे। तो क्लाइंट, वर्क स्टेशन और सर्वर। वर्क स्टेशन नेटवर्क क्या होता है, वर्क स्टेशन में क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं वो एक दूसरे से डेटा शेयर कर पा रहे हैं, उनमें कोई सर्वर नहीं है, एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं, वो सारे वर्क स्टेशन नेटवर्क होते हैं। सर्वर क्या होता है, जो डेटा को सर्व करता है, जो रिसोर्सेज को सर्व करता है। इसका एग्जांपल अपन ने प्रिंटर से लिया था। और क्लाइंट क्या होता है, जो सर्वर से इंफॉर्मेशन मांगता है, सर्वर से परमिशन मांगता है, वो क्लाइंट होता है। तो क्लाइंट, सर्वर और वर्क स्टेशन के बारे में ये चीज़ है। इनमें कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़े, कोई भी एक मैसेज कर दो आगे बढ़ने का। ठीक है, वेरी गुड। तो क्लियर सर, नो प्रॉब्लम सर, गो अहेड, गो ऑन, ये सब आ गया है अपने पास, तो अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जो मोस्ट चीज़ है आप लोगों के लिए वो है आईपी, क्योंकि नेटवर्क बेसिक्स तो वैसे भी आपका क्लियर ही होगा क्योंकि आपने नेटवर्क तो पढ़ रखा है।
आईपी में अपन को प्रॉब्लम होती है, बेशक अपन को प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आईपी जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपने पास आ जाती हैं। कई बार अपन को ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स से अपन कैसे निकलेंगे, ये आईपी में क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या फ़ायदा है इस आईपी को पढ़ने का, मेरी लाइफ में कभी कभी काम भी आएगा नहीं आएगा। जैसे मैंने 10th और 12th के अंदर पाइथागोरस पढ़ी थी, साइन थीटा कोस थीटा, तो इस तरीके से कभी मेरी ज़िंदगी में ये काम भी आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो आज तक कभी साइन थीटा कोस थीटा काम में तो आया नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे ही, नहीं ये ईएचई नहीं है, नेटवर्क बेसिक्स है, लेकिन ये ईएचई के अंदर ही आएगा। आपके ईएचई के लिए आपको नेटवर्क बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ईएचई के लिए आपका एक स्पेशल सेशन नेटवर्क बेसिक्स का लगाया जा रहा है, ताकि आपके पहले से नेटवर्क का जितना भी कंफ्यूजन है वो दूर हो, तभी आप ईएचई और बेहतर से कर पाएंगे। ठीक है रहीम मीरजादा। तो आईपी के बारे में ये सोचना बिल्कुल सही है कि आईपी मेरे किस काम में आते हैं। तो आईपी का बहुत बड़ा वर्क, बहुत बड़ा हाथ है नेटवर्क के अंदर। वो क्यों है, इसका सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि मैं जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, उन सब के नाम मेरी आंखों के सामने हैं। ठीक है, अंकित, आयुष, अहमद, रहीम, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, गिरीश, हमीदुल्लाह, इमरान, कमल, मोहित कुमार। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम है जो मेरी आंखों के सामने हैं। अब सपोज करते हैं कि इमरान नाम के इस क्लास के अंदर 4 लोग हैं, यानी 4 स्टूडेंट हैं जिनका नाम क्या है, इमरान है। अभी उनका सरनेम मुझे अलग दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल क्लास में क्या होता है, अगर मैंने एक इमरान को आवाज़ लगाई इमरान, या मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ इमरान, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो चारों के 4 यस सर बोल सकते हैं। हो सकता है कन्फ्यूजन की वजह से 2 यस सर बोले, 2 नहीं बोल पाए। हो सकता है इतना कन्फ्यूजन हो जाए कि उन चारों में से कोई भी यस सर या फिर रिएक्शन कोई भी नहीं दे पाए। ऐसे में सबसे बढ़िया फैसिलिटी क्या मिली है अपन को, रोल नंबर। कि अगर मैं उन चारों इमरानों को अलग अलग रोल नंबर दे दूंगा और उनको पता चल जाएगा कि मेरा रोल नंबर 1 है, मेरा रोल नंबर 22 है, मेरा रोल नंबर 37 है, मेरा रोल नंबर 74 है, तो उसमें और ज़्यादा उनको क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो रोल नंबर एक ऐसी चीज़ है जिसने अपने नाम का कन्फ्यूजन क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। उसी तरीके से आईपी एड्रेस भी है जिन्होंने अपने कंप्यूटर का कन्फ्यूजन चेंज कर दिया है। अब कंप्यूटर तो वैसे भी मशीन है, हो सकता है मेरे पास सारी मशीन एचपी की हो, तो मैं उनके नाम भी नहीं रख सकता, HP1, HP2, HP3, इस तरीके से मैं उनके नाम नहीं रख सकता। हो सकता है मेरे पास अलग अलग मशीन हो, लेकिन उन मशीन को थोड़ी ना पता है कि उनको आवाज़ लगाई जा सकती है। ठीक है ना। तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, एक आईपी प्रोवाइड करवाते हैं, किनको, मशीन को। किसको प्रोवाइड करवाते हैं अपन, मशीन को। तो आईपी एड्रेस जो है वो वेरी यूजफुल फॉर आइडेंटिफाई मशीन। किसी भी मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, आईपी एड्रेस इज एन यूनिक नंबर सिस्टम टू आइडेंटिफाई ए डिवाइस इन अ नेटवर्क। यहाँ पे मैंने डिवाइस लिखा है, कंप्यूटर नहीं लिखा है, क्योंकि अपने डिवाइसेस के भी क्या रहते हैं, आईपी रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर अपन ने कैमरा लगा रखा है तो कैमरे का भी कोई ना कोई पर्टिकुलर आईपी होगा, प्रिंटर के भी आईपी आते हैं, स्कैनर के भी आईपी आते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो आईपी के बेस पे अपने काम करते हैं। तो यहाँ पे अपन को डिवाइस कहना ज़्यादा परफेक्ट रहेगा बजाय के कंप्यूटर के। अपन कंप्यूटर नहीं बोल सकते। तो आईपी एड्रेस क्या रहता है, एक यूनिक नंबरिंग सिस्टम है जो इस्तेमाल में लिया जाता है किसी भी डिवाइस को किसी भी नेटवर्क के अंदर पहचानने के लिए। अगर अपने पास 10 पीसी हैं तो 10 डिफरेंट आईपी होने चाहिए। ठीक है, आईपी एड्रेस जो है 32 बिट का होता है साइज के अंदर। अगर अपन आईपी एड्रेस के साइज की बात करें तो उसकी साइज कितनी रहती है, 32 बिट की रहती है। कैसे, अगर मैंने कोई भी रैंडम आईपी लिख दूं, मैंने लिख दूं 192.168.1.1, ठीक है, तो इसका साइज कितना आएगा मेरे पास, ये टोटल 32 बिट में से निकल कर आया है। अगर कोई पूछे कि आईपी एड्रेस का साइज कितना है तो अपन ये बोलेंगे वो 32 बिट का रहता है। बिट आप सबको पता है,
बिट कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है जिसको अपन 0101 की फॉर्म में पढ़ सकते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को बाइनरी टू डेसिमल का प्रोसेस पता है या नहीं पता। अभी जो मैसेज नहीं कर रहे हैं तो मैं ये मानूंगा कि उनको पता है, अगर किसी को भी नहीं पता तो मैं बता दूंगा। प्रियांश, ऋषभ, नो, एक बार साइज चार्ट पढ़ लेते हैं अपन। साइज चार्ट कैसे रहेगा कि बिट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू इन कंप्यूटर। ठीक है, कि बिट क्या देती है, सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, सबसे छोटी इकाई मतलब अगर मैं बात करूं किलोग्राम की, कि 1 किलो, तो 1 किलो में सबसे कितने ग्राम होते हैं, तो अपन बोल देंगे 1000 ग्राम होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम सबसे कम है। कम से कम अपन कितना तोल सकते हैं, कितना वेट कर सकते हैं अपन, तो 1 ग्राम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं पानी की तो लीटर के अंदर आता है, लेकिन कम से कम अपन कितना नाप सकते हैं, 1 मिलीलीटर होता ना, 1 ml। ठीक है, तो 1 ml की वैल्यू तक अपन जान सकते हैं कि हाँ 1 ml कोई वैल्यू होती है, उससे नीचे तो अपन को पता नहीं है, बूंदी होगी उससे नीचे तो। ठीक है ना, अगर अपन और लेंथ की बात करें कि 100 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, तो कम से कम कितना नाप सकते हैं अपन, 1 मीटर। 1 मीटर से भी कम कितना नाप सकते हैं अपन, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक पैरामीटर रहता है कि इतने सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं, इतने मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं, और इतने किलोमीटर मिलकर इतने माइल्स बनाते होंगे। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी रहता है साइज के अंदर। जैसे अपने मेमोरी कार्ड वगैरह में बात करें अपन, या फिर आजकल डेटा की बात करें कि 8 बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, और यहां से शुरू होता है अपना 1024 का कैलकुलेशन, कि 1024 बाइट्स बराबर कितना होता है, 1 किलोबाइट। फिर यहां से वही 1024 अपना चलता रहेगा कि 1024 किलोबाइट बराबर कितना होगा, तो 1 मेगाबाइट होगा। ये हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा बोर हो रहे हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है रिगार्डिंग टू आईपी एड्रेस। 1024 मेगाबाइट बराबर कितना होगा, तो ये होगा 1 GB, जिसको अपन बोलते हैं गीगाबाइट। तो अपना मकसद ये गीगाबाइट की कैलकुलेशन करना नहीं है, अपना मकसद ये है कि ये जो 8 बिट है, इसका मतलब कितना होता है, 1 बाइट होता है। चाहे मैं 8 बिट बोल दूं, चाहे मैं 1 बाइट बोल दूं, वो बात बराबर है। अब अगर अपन आईपी एड्रेस को देखेंगे तो आईपी एड्रेस हमेशा 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड रहता है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। यानी 4 बिट के अंदर, 4 ब्लॉक के अंदर मेरा आईपी हमेशा क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है। और अगर वो 32 बिट का है तो इसका मतलब ये है कि हर एक ब्लॉक के अंदर कितना बिट आएगा, 8 बिट आएगा। 8 8 8 और 8 16, 8 और 16 और 8 24, और 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे हर एक ब्लॉक में कितना रहता है, 8 बिट रहता है। अब ये जो 8 बिट है, कंप्यूटर ने इनको क्या कर रखा है, वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर रखा है। वो वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, वो वैल्यू शुरू होती है अपनी 1 से। 1, फिर 1 का डबल 2, फिर 2 का डबल 4, फिर 4 का डबल 8, फिर 8 का डबल 16, फिर 16 का डबल 32, फिर 32 का डबल 64, फिर 64 का डबल 128। तो ये अपनी 8 बिट है, 128 64 32 16 8 4 2 1, इतनी क्या है, 8 बिट है। ये कंप्यूटर ने क्या कर रखा है, इनको वैल्यू के अंदर फिक्स कर रखा है। अब ये 8 बिट या तो ऑन होंगी या फिर ये ऑफ होंगी। ये ऑफ कैसे होंगी, अगर मैं एक बाइनरी कोड बनाऊं 0,
1 1 0 0 1 0 0। तो ये 0101 क्या है, ये भी अपन को समझना पड़ेगा। अगर मैं हिंदी बोलता हूँ तो मैं आ ई क ख ग घ करके मैं 36 लेटर्स को यूज में लेता हूँ। अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो ए बी सी डी के मैं 26 लेटर्स को यूज में लेता हूँ। उसी तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या रहता है, अपने पास दो वैल्यूज रहती है, या तो 0 या फिर 1। यहाँ पे 0 का मतलब है ऑफ से, कोई चीज ऑफ है, और 1 का मतलब है ऑन से, कोई चीज ऑन है। अगर मैंने 128 की जगह पे 0 काउंट किया है तो मैं, इसका मतलब ये है कि इस पूरे इक्वेशन में मैं 128 को इग्नोर करूंगा। लेकिन 64 के नीचे 1 है, 64 की जगह पे 1 है, तो इसका मतलब क्या है, मैं 64 को 1 काउंट करूंगा, 32 को भी 1 काउंट करूंगा, 4 को भी 1 काउंट करूंगा। तो जो जो बिट ऑन है उन सबका टोटल, जो जो बिट ऑन है उन सबका टोटल कितना हुआ, 100। कितना हो गया वो, 100 हो गया। थोड़ा सा मिसकैलकुलेट हो गया। 64 और 32 कितने हो जाएंगे, 96, 96 और 4 कितने हो जाएंगे, 100। ये बाइनरी डेसिमल का क्या है, फॉर्मूला है कि अपन को जिस बिट से काम रहता है उस बिट को तो अपन ऑन कर देते हैं, और जिस बिट से अपन को काम नहीं रहता है उस बिट को अपन क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। जैसे सिंपल सा फंडा है, ये फंडा आपको भी क्लियर हो जाएगा कि सपोज कीजिए अपने पास ये 4 ही लेटर, ये 8 ही लेटर्स हैं। वो कौन कौन से लेटर हैं, एल आई सी एम टी आर, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 ए 7। और इनमें से ये मेरी 8 बिट है, इनमें से मुझे जिस बिट की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको मैं क्या कर दूंगा, यूज में ले लूंगा। मुझे लिखना है इमरान, तो इमरान लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, इमरान लिखने के लिए एल का इस्तेमाल नहीं है तो मैं इसको 0 कर दूंगा, आई का इस्तेमाल होगा मेरा तो मैं इसके नीचे 1 कर दूंगा, सी का इस्तेमाल नहीं है तो मैं इसको 0 कर दूंगा, एम के लिए मैं 1 कर दूंगा, टी के लिए मैं 0 कर दूंगा, आर के लिए मैं 1 कर दूंगा, ए के लिए ए मुझे चाहिए 1 कर दूंगा, जे मुझे नहीं चाहिए 0, एन 1। तो आई एम आर ए एन ये मुझे रिक्वायर्ड थे, तो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ उन्हीं बिट के नीचे 1 किया है जो मुझे रिक्वायर्ड है। मुझे पता है कि इनके टोटल करने से इमरान लिख जाएगा, तो मैंने उन्हीं बिट को ऑन किया है। ठीक है, बाकी सबको मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। उसी तरीके से अगर मुझे 100 की कैलकुलेशन करनी थी तो मैंने उन्हीं बिट के नीचे 1 किया है जिनके टोटल करने पर 100 हो जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा कि कौन कौन से बिट को टोटल करने से क्या क्या होता है। 64, 32 और 4 को टोटल करोगे तो 100 हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे दिमाग में आया कि मैं इमरान कैसे लिखूं, तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि यार ये हो सकता है, तो IMRAN। ये सिर्फ एग्जांपल है, ये क्या है, सिर्फ एग्जाम्पल है। ये आपको बाइनरी डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया गया है। रियल चीज़ ये है 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, इनको ऑन या ऑफ अपन को करना होता है। ये 8 बिट का टोटल ही यहाँ पे अपन को 192, 168, 101 को बनाने में काम में आता है। ये अपना बाइनरी डेसिमल का कन्वर्जन था। जो 0101 की कोडिंग है वो बाइनरी कहलाती है, जो अपनी न्यूमेरिक कोडिंग है उससे अपन बोलते हैं डेसिमल। ये आगे आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईपी एड्रेस को समझने के लिए, अगर नहीं आया तो बता दीजिए। जिन्होंने पहले 9 किया था वो बताएं कि आया है या नहीं आया है। मैं बता देता हूँ किसने 9 किया था। रंजना, आयु और गिरीश, ऋषभ, प्रियांश। गिरीश को आ गया है, ठीक है। अब अपन फुल टू आता है आईपी पे, आईपी एड्रेस।
तो आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस डिवाइडेड है 5 क्लासेस के अंदर। और इन क्लासेस के बड़े ही हार्ड नेम्स हैं जो आपको हो सकता है बड़ी मुश्किल से याद हो। वो है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए आपको कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। हालांकि ये ए बी सी डी ई है, लेकिन हो सकता है आपको याद करने में मुश्किल हो क्योंकि बड़े ही हार्ड नाम हैं ये, इतनी आसानी से याद नहीं होते। तो क्लास ए जो है वो आईपी में 1 से 100, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, 126 तक होते हैं, सॉरी 127 तक होते हैं। क्लास बी जो है वो 128 से 191 तक रहते हैं। आ गया है मैसेज, मुझे पता था थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अभी बताता हूँ मैं आपको भी। और क्लास सी जो है वो 192 से 223 तक रहते हैं। और क्लास डी जो है वो 224 से 239 तक होता है। और क्लास ई जो है वो 240 से 255 तक रहता है। अब यहाँ पे एक मैसेज आया है ऋषभ अरोड़ा की तरफ से, जो दिल्ली से हैं, वो ये बोल रहे हैं कि क्लास ए तो 1 से लेके 126 तक ही रहता है, और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कि 1 से लेके 127 तक रहता है। दोनों ही कंडीशन सही है, लेकिन जो परफेक्ट कंडीशन है वो 1 से लेके 127 तक है, क्योंकि क्लास ए के अंदर ही 127 को भी गिना जाता है। ठीक है, अब जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली नोट लिख देता हूँ। वो नोट करेगा कि कैसे हम हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लास, कि किसी भी क्लास को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सी क्लास, कौन सा आईपी किस क्लास से जुड़ता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आपका जो एग्जांपल है, इसका आंसर क्या रहेगा, ये अपना क्वेश्चन बन रहा था। साथ ही साथ ये अहमद का भी आंसर हो जाएगा, अहमद और ऋषभ का भी, कि जो उनको कौन दिक्कत आ रही है उसका आंसर भी हो जाएगा। ऑलवेज सी द फर्स्ट ऑलवेज सी द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ आईपी, कि आईपी का हमें क्या करना है, पहला ब्लॉक देखना ऑलवेज, ये पहला ब्लॉक कहाँ से कहाँ पर आ रहा है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मेरे ध्यान में है जो इन दो लोगों ने पूछा है 127 के बारे में। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि कोई आईपी एड्रेस है जो है 10.0.0.1, तो हमेशा इसमें अपन को क्या देखना है कि ये जो 10 है ये कहाँ से कहाँ के बीच में आ रहा है। अगर ये 1 से लेके 127 के बीच में आ रहा है तो ये जो आईपी है ये किससे बिलोंग करता है, क्लास बी से। ठीक है, अगर ये 128 से 191 के बीच में आएगा पहला ब्लॉक, तो ये किससे बिलोंग हो जाएगा, क्लास बी से। अगर ये 192 से लेके 223 के बीच में आएगा तो ये किससे बिलोंग करेगा, क्लास सी से। लेकिन यहाँ पे किसके बीच में आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, 10 का मतलब क्या होगा, ये 1 से लेके 127 के बीच में ये किससे बिलोंग करेगा, क्लास ए से। दूसरा एग्जाम्पल 172.16.0.1, तो ये पहला ब्लॉक देखना है बस अपन को, 172 कौन सी क्लास में आएगा ये जो मैंने आईपी लिखा है 172.16.0.1, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, क्लास बी से। क्यों करेगा ये, क्योंकि अपन को हमेशा पहला ब्लॉक देखना है। हाँ बोलो। 128 से 191 के बीच में आ रहा, तो ये क्लास बी हो जाएगा। अगर मैं लिखूं
198.168.1.1, तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा? क्लास सी से, क्योंकि ये 192 से लेके 223 के बीच में आ रहा है। अब कई लोगों ने ये बोला है कि जो अपना 127 है, इसके लिए बोला है उन्होंने कि क्लास ए में सर आपने टाइप किया है कि क्लास ए जो है वो 1 से कहाँ तक बताइए आपने? 127 तक, 127 तक। तो अगर अपन देखें तो क्लास तो ये 1 से लेके 127 तक ही रहेगी, ठीक है। बस जो 127 है, जो लास्ट वाला है, उसको अपन लूप बैक बोलते हैं, उसको बोलते अपन लूप बैक है, लेकिन वो डिपेंड तो किसी न किसी क्लास से ही करेगा, डिपेंड बिलोंग तो वो किसी न किसी क्लास पर ही होगा, ठीक है ना। वो क्यों होगा? क्योंकि अगर अपन 127 को लूप बैक में काउंट करते हैं तो 169 को भी अपन APIP में काउंट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लास बी से बिलोंग नहीं करता। अगर 127 को अपन क्लास ए से निकाल देंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा? 169.254 जो अपीपा एड्रेस कहलाता है, जब DHCP फेल हो जाता है तो अपीपा एड्रेस दिया जाता है सिस्टम को, तो उसको भी अपन को अपीपा की कैटेगरी में रखना पड़ेगा, क्लास बी से हटाना पड़ेगा, लेकिन अपन ऐसा तो नहीं करते, ठीक है। तो IP तो रहे है ही, लेकिन उसका किसी न किसी क्लास से भी होना जरूरी है, इसलिए अपन क्या करते हैं? क्लास ए के अंदर 1 से लेके 127 तक को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में भले ही अपन उसको क्या बोलते हैं कि 127 जो है वो लूप बैक एड्रेस है। अब लूप बैक एड्रेस क्या है? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए है कि लूप बैक एड्रेस क्या है। और मैंने बीच में एक और वर्ड बोला, APIP है या अपीपा एड्रेस और DHCP, 3 चीज़ें हो गई हैं अभी। लूप बैक एड्रेस, अपीपा एड्रेस और DHCP, ये चीज़ें क्या है? उसके लिए अपन को एक प्रोग्राम को समझना पड़ेगा। वो प्रोग्राम क्या रहेगा? जैसे अपन ने IP एड्रेस समझा है रोल नंबर से, कि मेरे पास 4 इमरान नाम के लोग हैं, उन 4 इमरान नाम के लोगों को मैंने अलग अलग रोल नंबर दे दिया है, तो उस रोल नंबर की मदद से मैं उन सबको अलग अलग पहचान पा रहा हूँ, लेकिन उनको दिया किसने? मैंने दिया है, ठीक है ना। तो इसमें 3-4 चीज़ें हो सकती थी। क्या हो सकती थी? कि एक ऐसा सिस्टम हो जो उन चारों इमरान को अलग अलग रोल नंबर दे, एक तो ये। दूसरा ये कि कोई सिस्टम नहीं है उनको नाम देने के लिए, तो उन्होंने अपना अपना रोल नंबर खुद ही डिसाइड कर लिया आपस में बातचीत करके। और तीसरा ये, ना तो उन्होंने खुद डिसाइड किया है, ना उन्होंने किसी को दिया है, ठीक है। बस उनके पास कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन ने सबने अपना अपना चुन लिया, ठीक है। यहाँ पे 3 कंडीशन अपने पास। क्या क्या कंडीशन है? कि वो जो मेरे 4 स्टूडेंट थे 25 में से, जिनका नाम सिमिलर था, ठीक है। अपन ने एग्जांपल लिया था इमरान का, ठीक है। कि अगर मेरे पास 4 इमरान नाम के स्टूडेंट हैं, उनके रोल नंबर में मुझे प्रॉब्लम आ रही, तो मैंने उनके नाम लेने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उनको रोल नंबर दे दिए। अब वो रोल नंबर कैसे दिए जाएंगे? तो मैंने क्या किया, या तो मैं दे दूं, तो एक सर्वर ने सारे कंप्यूटर को IP दे दिए। एक तो ये हो गया कि एक सर ने क्या किया, उन चारों इमरान को IP दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा कि एक सर्वर ने सारे कंप्यूटर को IP दे दिए। तो जब भी कोई सर्वर अपने से जुड़े हुए सारे क्लाइंट को IP देता है, ठीक है, जब भी कोई सर्वर, ये मैं टाइप कर देता हूँ, जब भी कोई सर्वर अपने से जुड़े सभी डिवाइसेस को IP प्रोवाइड करवाता है, तो उसे DHCP कहा जाता है। यहाँ पे DHCP का मतलब क्या है? स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते रहना आप बीच बीच में। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी अपना IP अपन खुद डिसाइड नहीं कर रहे हैं। अपना IP एक सर्वर या फिर अपने जितने भी जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर कोई एक डिवाइस डिसाइड कर रहा है कि मेरा IP क्या होगा, और वो मुझे अपना मेरा IP प्रोवाइड करवा के देता है। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं DHCP से IP मिलना। DHCP का फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जिस तरीके से मेरे पास 4 स्टूडेंट थे, उन चारों के नाम सिमिलर थे, तो उनको रोल नंबर मैंने प्रोवाइड करवाए, ठीक है ना।
तो ये कंडीशन भी डीएचसीपी के अंदर आएगी। उन्होंने खुद डिसाइड नहीं किया है, किसने प्रोवाइड करवाया, मैंने प्रोवाइड करवाया, तो ये डीएचसीपी से हो गया। अब क्या अपन लोग रियल लाइफ में कभी डीएचसीपी को यूज लेते हैं? क्या लगता है आपको, लेते हैं या नहीं लेते हैं? मैसेज में बताओ मुझे। क्या आप लोग अपनी रेगुलर लाइफ में डीएचसीपी को कभी आपने यूज में लिया है या लेते हो? जिन लोगों को नहीं आ रहा है समझ में, वो क्लियर बता दे तो मैं रिवीजन भी कराता हूँ इसको। देखिए, जब कभी भी अपन किसी भी, जैसे सपोज कीजिए कि मेरा इंटरनेट खत्म हो चुका है, मेरा नेटवर्क का पैकेट खत्म हो चुका है, मैंने जो रिचार्ज कराया था मेरे फ़ोन के अंदर वो अब खत्म हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं? रिचार्ज करवाते हैं। रिचार्ज नहीं करवाते तो अपन अपना काम निकलवाने के लिए क्या करते हैं? अपने फ्रेंड से, अपने घर वालों से, किसी से भी जिसके पास स्मार्टफोन, उसको क्या बोलते हैं कि हॉटस्पॉट चालू कर दो। वो हॉटस्पॉट चालू कर देता है अपना फ्रेंड, अपन वाईफाई ऑन कर देते हैं और उसका इंटरनेट अपन भी इस्तेमाल में लेने लग जाते हैं। ऐसा होता है? ऐसा तो सभी ने किया होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो मेरा फ्रेंड है, जिसको मैंने बोला तेरा नेट दे मेरे को, ठीक है, उसने क्या किया, हॉटस्पॉट ऑन किया, तो उस टाइम पे वो क्या बन गया है, मेरे लिए एक सर्वर बन गया है। और मैंने वाईफाई कनेक्ट कर ऑन कर लिया, तो मैं उसका क्लाइंट बन गया। मैंने अपने वाईफाई से उसका हॉटस्पॉट को सेलेक्ट किया, उसने जो पासवर्ड बताया वो पासवर्ड डाला, और फिर मैं उसके फ़ोन से अपने फ़ोन में क्या चला पा रहा हूँ, इंटरनेट चला पा रहा हूँ। तो इस कंडीशन में वो कंप्यूटर, वो जो मोबाइल जिस आईपी के नेटवर्क में था, उसी आईपी, वही वाला आईपी उसने मुझे दे दिया, उसी नेटवर्क का एक आईपी उसने मेरे को दे दिया और मुझे भी अपने नेटवर्क में ले लिया। भाई इंटरनेट का मतलब क्या है कि मेरे दोस्त के फ़ोन में इंटरनेट चल रहा है लेकिन मेरे फ़ोन में नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं जो है मेरे फ़ोन के, मेरे जो दोस्त है, मेरा जो दोस्त है उसके फ़ोन के नेटवर्क में चला जाऊँ, ठीक है। मेरा जो दोस्त है उसके फ़ोन के नेटवर्क में चल जाऊँ, क्योंकि वो जिस नेटवर्क में है वहाँ पे इंटरनेट है, तो मेरा फ़ोन भी उसी नेटवर्क में चल जाएगा, तो उसमें भी इंटरनेट चल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे फ्रेंड को तो हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा और मुझे वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जो मेरा फ्रेंड है वो मुझे जब हॉटस्पॉट प्रोवाइड करवाता है, जब वो मुझे हॉटस्पॉट प्रोवाइड करवाता है, तो उस कंडीशन में वो क्या कर रहा है, मेरे मोबाइल फ़ोन को डीएचसीपी के माध्यम से आईपी दे रहा है। ये डीएचसीपी समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए, समझ में आ गया? डीएचसीपी के बाद आता है अपने पास मैनुअल। मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं उसे। मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि ना तो अपन डीएचसीपी से लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना अपन किसी और से लेना चाह रहे हैं। स्क्रीन शेयर नहीं आ रही है यहाँ से, तो शेयर है, शायद आपका नेटवर्क सही नहीं होगा केशव। अभी मैं और देख लेता हूँ। मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन, मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये कि अपन डीएचसीपी से आईपी नहीं लेना चाह रहे हैं, अपन अपने डिवाइस को, अपने कंप्यूटर को खुद आईपी देना चाहते हैं। आप सबने अगर नेटवर्किंग पढ़ी है तो उसमें आपको आईपी देना बताया होगा कि अपन नेटवर्क के आइकन पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, चेंज अडेप्टर ऑप्शन पे जाते हैं, सेटिंग पे जाते हैं, वहाँ पे अपने पास ईथरनेट की कॉन्फ़िगरेशन आती है, उस पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, आईपी वर्जन 4 को सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे अपन जाके खुद आईपी टाइप करते हैं, यानी अपने कंप्यूटर का आईपी खुद यूज़र दे रहा है उसे। उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं अपन? मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। आईपी इज गिवन बाय यूज़र। ये नहीं यहाँ पे क्वेश्चन आया है,
इमरान अली ज़दा की तरफ से है कि स्टैटिक आईपी, स्टैटिक वर्ड यूज में लिया है इन्होंने। स्टैटिक वर्ड का मतलब भी यही होता है। यहाँ पे देखिए दो वर्ड चलते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक को तो अपन ने डीएसबी में समझ लिया कि डायनेमिक जब भी किसी भी चीज़ में, आईपी नहीं किसी भी चीज़ में अगर डायनेमिक आएगा तो उसको अपन थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक से सिमिलर मानेंगे। ठीक है, कि अपन को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, अपन को सारी चीज़ें दी जाएंगी। ऑल कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो अपन को दी जाएंगे। और स्टैटिक का मतलब क्या रहता है कि अपन को खुद आईपी कॉन्फ़िगर करना है अपना। ठीक है, एक तो ये रहता है कि अपन सिम लेने गए तो सिम वाले ने अपन को खुद मोबाइल नंबर दे दिया कि आपका मोबाइल नंबर ये है, और एक ये है कि अपन ने ऑर्डर दे के अपना नया सिम नंबर मंगवा लिया, अपना मनचाहा नंबर मंगवा लिया, तो वो क्या हो जाएगा स्टैटिक। तो डायनेमिक का मतलब तो क्या हो गया कि इतने सारे हैं, इनमें से कोई सा भी एक ले लो, ठीक है ना। और स्टैटिक का मतलब क्या हो गया कि नहीं मुझे तो मेरे बाइक का नंबर ही चाहिए मेरे फ़ोन के अंदर, या मेरा डेट ऑफ बर्थ चाहिए, वो क्या हो जाएगा स्टैटिक। तो ये जो इमरान अली ज़दा हैं ये तो काफ़ी आगे हैं, ये चाह रहे हैं कि मॉडेम वाले कॉन्फ़िगरेशन की तरफ से इसको बताया जाए। तो जब अपन इंटरनेट लेते हैं ना, तो इंटरनेट में भी यही चीज़ होती है कि अपन चाहें तो डायनेमिक आईपी भी ले सकते हैं, अपन चाहें तो स्टैटिक आईपी भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सिक्योर तो स्टैटिक रहता है, जिसमें अपने काफ़ी सारे काम निकल जाते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ पीपल, अगर कोई आईटी से रहेगा तो भी उसको पता नहीं रहेगा, लेकिन वो ज़्यादातर क्या यूज़ में लेते हैं डायनेमिक, यानी जो कंपनी ने उनको प्रोवाइड करवा दिया उसी में वो खुश रहते हैं। लेकिन किसी को कुछ ज़्यादा कुछ सिक्योर करना है तो वो क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। राकेश झा सर आज यही होगा बस, आज ये नहीं, आज तो बहुत कुछ होगा, ये पूरा आईपी का आज का टॉपिक ही यही है, नेटवर्क बेसिक्स और आईपी बेसिक्स की कॉन्फ़िगरेशन। जो नेटवर्क बेसिक्स और आईपी बेसिक्स है उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो अपने पास तीन ऑप्शन थे कि एक पीसी को, एक कंप्यूटर को, एक डिवाइस को तीन तरीके से आईपी मिल सकते हैं। एक तो अपन ने देख लिया डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, एक अपन ने देख लिया मैनुअल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, और एक अपने पास क्या है एपीआईपी है। अटेंडेंस एक बार ये मैं सारा समझा दूं, फिर आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर पे भी दिखा देंगे। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जब अपन को आईपी खुद कॉन्फ़िगर नहीं करना, यानी मैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाना नहीं चाहता, मैं किसके साथ जाना चाहता हूँ, डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाना चाहता हूँ। जब मैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाना नहीं चाहता, मैं डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे नेटवर्क में एक भी सर्वर नहीं है, एक भी एक ऐसा डिवाइस नहीं है जो डीएचसीपी पे वर्क कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कौन अप्लाई होता है, एपीआईपीए। कौन अप्लाई होता है, एपीआईपीए। जब मैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं जाना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ डीएचसीपी पे, लेकिन कोई मेरे को आईपी देने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है मेरे नेटवर्क के अंदर, कोई भी सर्वर नहीं है मेरे नेटवर्क के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में क्या अप्लाई हो जाता है, एपीआईपीए, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और ये कौन सा एड्रेस होता है, 169.254.0.0 169.254.0.0। ये क्लास बी के अंदर है। क्लास बी के अंदर कैसे पता चला मुझे, पहला ब्लॉक देखा मैंने 169 कहाँ से कहाँ के बीच में आ रहा है, 128 से 191 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये किससे बिलोंग करता है, क्लास बी से बिलोंग करता है। क्लास बी से बिलोंग करता है तो ये क्लास बी का रेंज है। तो 169.254 ये 0.0 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये एक ऐसी रेंज है जहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस मिलता है। जब मैं किसी ऐसे नेटवर्क में हूँ जहाँ पे मुझे मैनुअल सेटिंग्स नहीं चाहिए, मैं डीएचसीपी से सेटिंग चाहता हूँ, लेकिन पूरे नेटवर्क के अंदर कोई भी डीएचसीपी नहीं है, कोई भी सर्वर नहीं है, तो मुझे ऑटोमेटिकली ये वाला आईपी मिलता है। अब इसको अपन किस में करेंगे, पैकेट ट्रेसर में करेंगे। पहले अपन ने राउटर को ओपन कर लिया, यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन मोड भी है अपने पास, और यहाँ पे अपने पास इसका क्या है, जीयूआई मोड भी है, जहाँ पे अपन इसकी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो आप देखो सबसे पहले, सबसे पहले अपन को क्या देखना है कि डीएचसीपी यहाँ पे पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, अपन को क्या करना है, वायरलेस सिक्योरिटी में जाना है। वायरलेस सिक्योरिटी में जाता ही
सबसे पहले अपने वाईफाई का नाम क्या रहेगा। SSID का मतलब क्या रहता है कि अपने वाईफाई का नाम क्या है। जैसे अपन नया फोन खरीद के लाते हैं और अपन हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, तो अपने वाईफाई का नाम कैसा आता है, हॉटस्पॉट का नाम कैसा आता है, AWAAYYY, ऐसा बहुत बड़ा सा नाम आता है अजीब सा। क्यों? क्योंकि वो पहले से फिक्स आता है डिफॉल्ट। वैसे ही यहाँ पे अपन ने अभी नया वायरलेस राउटर लिया है, तो इसके अंदर अपनी SSID भी क्या आ रही है, डिफॉल्ट लिखी हुई आ रही है। इसको अपन क्या कर देते हैं, ऑनलाइन लिख देते हैं कि अपने वाईफाई का नाम क्या हो गया आज से, ऑनलाइन हो गया। क्या हो गया अपने आज से, ऑनलाइन हो गया। तो अभी अपन ने सिर्फ क्या किया, अपने वाईफाई का नाम किया है, नाम लिखा है, और यहाँ पे नीचे अपन ने क्या कहते हैं, सेव सेटिंग्स। ये सेटिंग अपनी क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। फिर अपन जाएंगे सिक्योरिटी पे, वायरलेस सिक्योरिटी पे। ठीक है, वायरलेस सिक्योरिटी पे जाके अपन क्या करेंगे, इसके मोड को, जो भी अपन को इसके अंदर सिक्योरिटी लगानी है, WEP लगानी है, WPA लगानी है, WPA एंटरप्राइज लगानी है, WPA2 पर्सनल लगानी है, WPA2 एंटरप्राइज लगानी है, वो अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो अपन सिंपल सिक्योरिटी लगा देते थे, इसमें वो कौन सी है, WPA पर्सनल। ठीक है, और इसके अंदर जो अपना ये पास फ्रेज बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, पासवर्ड। तो पासवर्ड अपन ने क्या दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपना क्या है, पासवर्ड है। ये स्क्रॉल डाउन किया अपन ने, और नीचे अपने पास क्या है, सेव सेटिंग्स। ये कहाँ पे गए थे अपन सेव सेटिंग्स के लिए, पूरे वाईफाई को अपन ने ऑन कर लिया था, GUI पे गए, पहले अपन वायरलेस पे गए, वायरलेस पे जाके अपन ने पहले अपने वाईफाई का नाम टाइप किया, फिर नीचे ही अपने पास यहाँ पे वायरलेस सिक्योरिटी का ऑप्शन था, वहाँ पे गए, वहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, अपना पासवर्ड टाइप कर दिया है, अपना जो भी सिक्योरिटी का मोड था वो सेलेक्ट कर लिया है, स्क्रॉल को डाउन किया अपन ने, और यहाँ पे सेव सेटिंग्स की, और ये अपना क्या बन गया है, वाईफाई तैयार हो चुका है। ठीक है, हो गया वाईफाई तैयार। अब अपन अपने जो भी डिवाइस है उसको वाईफाई से कनेक्ट करना जरूरी है अपन को। यहाँ अभी अपना जो लैपटॉप है इसके अंदर अपन को क्या लगाना पड़ेगा, एक वायरलेस एंटीना लगाना जरूरी है। तो वायरलेस एंटीना कैसे लगाएंगे, अभी ये लैपटॉप अपना ऑन है, ये बटन आ रहा है अपने पास यहाँ पे, पावर बटन, ऑफ कर देंगे यहाँ से। तो देखो ये येलो लाइट बंद हो गई है। वापस से बताता हूँ मैं, ये येलो लाइट का मतलब क्या, भी अपना लैपटॉप ऑन है, इसको बटन पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो ये बटन क्या हो जाएगा, ऑफ। और ये मैंने एंटीना उठाया और लगा दिया। ये हटा देंगे पहले अपन, जो पहले से लगा हुआ एंटीना है, और ये नया वाला लगा देंगे, और फिर लैपटॉप को ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी अपने लैपटॉप के अंदर जो वायरलेस एंटीना लगा हुआ नहीं था उसको अपन ने लगा दिया है। उसके बाद अपन को कस्टम इंटरफेस के अंदर जाना है। कस्टम इंटरफेस में, सॉरी, डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप के अंदर अपन को क्या करना है, PC वायरलेस का ऑप्शन दिख जाएगा अपन को। जैसे अपने पास मोबाइल के अंदर वाईफाई का ऑप्शन बिल्कुल अलग से रहता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे PC वाईफाई के नाम से आ रहा है, और कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी रहेंगे वाईफाई वो अपन को दिख जाएंगे। तो अभी अपने पास एक ही वाईफाई अवेलेबल है, वो है ऑनलाइन। ठीक है, उसको सेलेक्ट किया अपन ने और कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। कनेक्ट पे क्लिक करते ही वो अपन से क्या पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड टाइप कर देंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और उसके बाद अपन को क्या करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है। अभी तक देखो अपना वाईफाई और लैपटॉप के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं बना है, जो अपन को दिख नहीं रहा है। जैसे अपन कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए एक कनेक्शन अपने सामने बन गया है। तो इस कंडीशन में मेरा जो लैपटॉप है वो वाईफाई के माध्यम से किससे कनेक्टेड है, मॉडेम से कनेक्टेड है, वायरलेस राउटर से कनेक्टेड है। ठीक, लैपटॉप पे क्लिक किया मैंने, IP कॉन्फ़िगरेशन पे गया, तो DHCP पे चेक लगा हुआ है, और ये IP मैंने तो नहीं दिया है, ये IP किसने दिया है, मेरे वाईफाई राउटर ने दिया है। ये IP किसने दिया है, मेरे वाईफाई राउटर ने दिया है। अगर यहाँ पे मैं स्टैटिक पे चेक लगा दूं तो क्या होगा कि मेरे लैपटॉप को मैं खुद IP दूंगा, वो लिया जाएगा। लेकिन अभी ऑटोमेटिकली DHCP पे चेक लगा हुआ है। मेरी तरफ से तो अनम्यूट ही है, आवाज आ रही होगी आपको। तो DHCP पे
तो ये आपको बताया था डीएचसीपी और स्टैटिक का। अगर मैं कोई भी लैपटॉप लूं और उस लैपटॉप को ओपन करके डेस्कटॉप पे जाऊं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊं और यहाँ पे मैं जो भी आईपी देता हूं, ये मेरा खुद का स्टैटिकली आईपी दिया हुआ रहेगा। ये है स्टैटिक आईपी जो मैंने खुद टाइप किया है, और ये इस लैपटॉप में जो दिया है वो डीएचसीपी के माध्यम से किसने दिया है, मॉडेम ने दिया है। तो ये मेन डिफरेंस है स्टैटिक में और डायनेमिक में, कि डायनेमिक आईपी जो रहते हैं वो मॉडेम के थ्रू, एक्सेस पॉइंट के थ्रू, वाईफाई राउटर के थ्रू, किसी सर्वर के थ्रू दिए जाते हैं। और जो मेरा सिंपल लैपटॉप रहता है, और जो मेरा सिंपल वो रहता है, वो किसके थ्रू दिया जाता है, मैन्युअली मैं खुद टाइप करके देता हूँ। तो आज का तो यही था बस। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को?